Assalamu alaikum. Hello, first year students. Welcome to Legend College. I am Sundar Khan, your lecturer for English. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of novel. This is our first lecture. As this is a new course, means we are going to start a new subject which name is novel. So simply first हम लोग डिस्कस करेंगे नॉवल असल में होता क्या है, नॉवल की कितनी टाइप्स हैं, नॉवल का जो है आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, या नॉवल के आप कह सकते हैं कि हम किस लिए नॉवल को यूज़ करते हैं, नॉवल जो रीड किया जाता है उसको किस लिए रीड किया जाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नॉवल के बारे में पता होनी चाहिए वो है सबसे पहले कि नॉवल का जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से जो है हमें नॉवल का वर्ड जो है वो मिला है। तो नॉवल का जो वर्ड है जो कि प्रेजेंट इंग्लिश का वर्ड है ये हमें मिला है या डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोवेला। नोवेला लैटिन वर्ड है जिससे नॉवल का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है और उसका मीनिंग था न्यू, न्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू। मीन्स के न्यू कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं या शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, वो भी किसी नई चीज़ के बारे में। आपको जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि नॉवल का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड नोवेला से जो है वो डिराइव हुआ है। नॉवल की अगर डेफिनेशन देखें या अगर हम देखें कि हम नॉवल को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉवल जो है वो एक फिक्शनल पीस होता है ऑफ प्रोज यूजुअली रिटन इन अ नरेटिव स्टाइल। यानी कि नरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बयान करना, कोई चीज़ आपको मतलब कि आप कह सकते हैं कि नरेट करना, जिस तरह स्टोरी नरेट की जाती है ना इस तरह बयान की जाती है। तो नॉवल जो है वो एक फिक्शनल प्रोज पीस होता है जिसको आप नरेटिव स्टाइल में यानी कि बयान किए वाले, जब हम कोई चीज़ बयान करते हैं तो जिस स्टाइल में हम बयान करते हैं ना, बताते हैं, उस स्टाइल में नॉवल को नरेट किया जाता है, जिस तरह कि एक स्टोरी को नरेट किया जाता है। अगर हम की पॉइंट्स देखें कि नॉवल जब भी हम रीड कर रहे हैं या जब भी हम नॉवल का वर्ड सुनते हैं, समझते हैं, तो कौन से की पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें उन पर फोकस करना चाहिए, या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर नॉवल। सबसे पहले है प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो स्टोरी क्या है, ठीक है ना। प्लॉट का मतलब आप ले सकते हैं कि स्टोरी क्या है नॉवल की। तो असल में प्लॉट होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, यानी कि जो जो काम हो रहे हैं नॉवल के अंदर, जो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो जो प्रोग्रेस हो रही है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं उसे हम लोग प्लॉट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या पॉइंट है वो है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में क्या होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि उस स्टोरी के अंदर, उस प्लॉट के अंदर इन्वॉल्व हैं और क्या कुछ हो रहा है उस स्टोरी के अंदर जो कि नॉवल में आपको बताई जा रही है, ठीक है। कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा ये वो तमाम वो आप कह सकते हो कि लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं या जो कि आप कह सकते हो कि इन्वॉल्व होते हैं स्टोरी के अंदर, जो कि आपके सामने आपको दिखाई जा रही होती है, आपके सामने जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन की जा रही होती है। पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपको स्टोरी किस अंदाज में बताई जा रही है। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन होगी। अगर आपको मैं जो हूँ अपनी किसी दोस्त की स्टोरी आपको बयान कर रही हूँ तो दैट इज़ थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इसमें यही दिखाया जाता है कि आपको स्टोरी किस तरह से बताया जा रहा है। अगर मैं कहूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मैं कहूँ कि मेरी दोस्त है हमना, उसके साथ ऐसे 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 हुआ, तो ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सेटिंग में हमारा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सेटिंग में हमारी आती हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। मीन्स के व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ हुआ। जब हम लोग कब हुआ, कहाँ हुआ, जब हम ये वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो आ जाती हैं सेटिंग में। मीन्स कि आप कह सकते हो कि कौन सा दौर था जब ये हुआ। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का जो ड्रामा चल रहा है अर्तगल, अगर आप उसे देखें तो उसको देखते ही आपको सेटिंग की जो है वो एग्जाम्पल मिल जाती है। सेटिंग आपको वहाँ के लोगों का लिबास देख के, वहाँ के लोगों का स्टाइल देख के, वहाँ के लोग जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो लोग आप लोगों को जो एरिया दिखाया जा रहा है जहाँ पे वो ड्रामा परफॉर्म किया गया है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटिंग में आती हैं जो कि आपको इस चीज़ का आंसर देते हैं कि कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है ना। नॉवेलिस्ट क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, नॉवेलिस्ट क्रिटिसिज्म में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से उस स्टोरी को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि कौन सी जो फ़िलॉसफी है, ये क्या चीज़ जो है वो आपको उस नॉवल के थ्रू जो है वो आपके सामने जो है वो पेश की गई है, या हम उस नॉवल को किस तरह से या किस फ़िलॉसफी को, कौन सी फ़िलॉसफी जो है हमें उस नॉवल के थ्रू मिलती है, या हम कौन सी इंटरप्रिटेशन मीन्स के किस तरह से हम उस नॉवल को समझते हैं। तो ये आपके जो है वो नॉवलिस्ट क्रिटिसिज्म में आ जाएगा।
कैरेक्टर्स देखें तो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं या किस किस तरह के हमारे पास जो होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे पास 4 जो हैं वो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स की टाइप होती हैं, डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स का आपको पता है, हीरो हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और माइनर कैरेक्टर्स जो मीन्स के जो स्टोरी में अपेयर तो ज़रूर होते हैं लेकिन थोड़ा सा उनका रोल होता है या कुछ ख़ास ऐसा रोल नहीं होता जिससे कोई बहुत सडन चेंज आ जाए, इस किस्म का रोल नहीं होता माइनर कैरेक्टर्स का। अगर हम सेटिंग की बात करें कि सेटिंग ऑफ प्लेस या मतलब कि जो आपको मैंने बताया कि अर्तगल की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो आप यही देखें कि देखें जी टाइम एंड पीरियड इन द स्टोरी इन द हिस्ट्री के कौन सा जो है वो टाइम चल रहा है, हिस्ट्री का कौन सा टाइम हमें दिखाया गया है। और वो हमें किस तरह से दिखाया जाता है, वो हमें दिखाया जाता है एटमॉस्फेयर के ज़रिए, क्लोथिंग के ज़रिए, हमें लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, सोशल क्लाइमेट उस दौर का या उस ज़माने का जो हमारे सामने पेश किया गया है वो कैसा था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेटिंग में आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ नॉवल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नॉवेल्स जो हैं वो काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं नॉवल की, लेकिन जो कुछ फेमस टाइप्स हैं नॉवल की वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि जब हम लोग नॉवल रीड करें तो आपको ये आइडिया हो कि हम कौन सा नॉवल रीड कर रहे हैं और हमें उसका क्या नाम है या हम उसको किस जो है वो क्लासिफिकेशन में नॉवल की टाइप्स में हम उसे रखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल्स होते हैं हमारे पास, एपिस्टोलरी नॉवल्स होते हैं, सोशल रियलिज्म के नॉवल्स होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, नॉवल ऑफ मैनर्स होते हैं एंड मिस्ट्री नॉवल्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब गॉथिक नॉवल्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं नॉवल्स की, जो कि हम लोग यहाँ पर जो हैं कुछ टाइप्स जो हैं उसकी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे एलिगोरिकल नॉवेल्स हैं मैंने यहाँ पर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इसकी भी एक रीज़न है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी राइटर एलिगोरिकल का आपको मीनिंग पता होता है, जो हम कह रहे होते हैं डायरेक्टली हमारा वो मीनिंग नहीं होता, बल्कि हम कोई और मीनिंग जो है वो इसके ज़रिए, यानी कि जो मैंने बात की मेरी बात का डायरेक्ट जो एक मीनिंग बनता है वो वाला मीनिंग नहीं है। यानी कि मैं बात सुनाने की, जो एक सुनाना होता है ना कि मैं कहती कुछ और कहूँ कुछ और उसका मतलब कुछ और हो, दैट इज़ एलिगोरिकल, ठीक है। देखें व्हाट द राइटर सेज डायरेक्टली इज़ टोटली डिफरेंट देन द कन्वेड मीनिंग एट द एंड, यानी कि जो कुछ भी डायरेक्टली कहा गया है और जो कुछ कन्वे करने की कोशिश की है दे आर बोथ टोटली डिफरेंट, यानी कि मैं कन्वे करने की कोशिश कुछ और कर रही हूँ और जो मैं आप लोगों को यानी कि आप कह सकते हो कि डायरेक्टली कह रही हूँ वो कुछ और मीनिंग है, मतलब मैं कह कुछ रही हूँ और उसका मीनिंग जो है वो कुछ और निकल रहा है, दैट इज़ एलिगोरिकल, ठीक है। अब ये जो एलिगोरिकल नॉवेल्स होते हैं इसको हम 2 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं और वो है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल। ये देखें मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉवेल्स आपको नाम भी दिया है। पॉलिटिकल होते हैं और हिस्टोरिकल होते हैं। एलिगोरिकल जो नॉवेल्स होते हैं वो 2 उनकी फर्दर क्लासीफिकेशंस हैं, हम उन्हें पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स जो होते हैं, सिंपल सी बात है, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है कि ऑथर अपनी लाइफ के इवेंट्स को खुद इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी आपके सामने जब प्रेजेंट करता है तो उनको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑथर अपनी पूरी लाइफ के ऊपर एक नॉवल लिख देगा तो हम उसे ऑटोबायोग्राफिकल कहेंगे, नहीं। बहुत से नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ इवेंट्स या एलिमेंट्स ऐसी मौजूद होती हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इन नॉवेल्स के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मैंने एग्जांपल दी हुई है, चार्ल्स डिकन का नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, ये बहुत हद तक एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है क्योंकि बहुत से इवेंट्स ऐसे थे चार्ल्स डिकन्स की लाइफ के जो कि उसने अपने नॉवल के अंदर प्रेजेंट किए और हमने फिर उस नॉवल को कहा कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। जब भी ऑथर अपने लाइफ के इवेंट्स को या अपनी लाइफ के कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं उसकी लाइफ में जो कि हमें उसके नॉवल में भी नज़र आ रही हैं तो हम उस नॉवल को कहते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है क्योंकि वो ऑथर खुद राइट करता है। तो जब एक जो लिख रहा है वो अपने बारे में या अपने लाइफ के इवेंट्स के बारे में लिख रहा है तो उस नॉवल को हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का नाम देते हैं। दैन है एपिस्टोलरी नॉवेल्स। एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो होते हैं ये एक इस तरह के नॉवेल्स होते हैं जो कि लेटर्स के ज़रिए जो है वो आपको स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस में लाई जाती है, यानी कि स्टोरी को हम लोग जो आप कह सकते हो कि इवॉल्व किया जाता है या स्टोरी जो है वो आगे जब बढ़ाई जाती है
तो वो बढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। यानी कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक लेटर की फॉर्म में एक बंदा एक लेटर लिख रहा है किसी और को, और वो उस लेटर में बता रहा है कि क्या क्या कुछ हो रहा है, और आपको स्टोरी जो है वो इन प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि स्टोरी जो है वो आगे बढ़ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान उसमें लेटर लिखे, बल्कि जिस तरह से अब उसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं या 10 कैरेक्टर्स हैं, तो वो सब जो हैं या मोर देन 1 कैरेक्टर्स जो हैं वो लेटर लिखते हैं, और उसके अंदर उन लेटर्स के थ्रू जो है वो स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। इट अलाउज ऑथर टू प्रेजेंट फीलिंग्स एंड रिएक्शंस ऑफ कैरेक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि ऑथर जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं वो जो रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टर्स की हेल्प जो है, मतलब ऑथर जो है वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप तक पहुंचाता है। यानी कि वो कैरेक्टर्स के ज़रिए आपको दिखाता है कि वो इस टाइम क्या फील कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसे उसके इमोशंस हैं एट द मोमेंट। इट अलाउज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। ज़ाहिर बात है जिस भी पर्सन ने लेटर लिखा वो उसको अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख रहा है या वो उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, तो इस तरह के जो एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो होते हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए नज़र आता है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म ऑथर हैं एक सैमुअल रिचर्डसन। इनके जो नॉवेल्स हैं पामेला एंड क्लारिसा, ये जो हैं ये माने जाते हैं क्योंकि अगर आप इन्हें रीड करें तो इसमें पूरी जो स्टोरी है वो बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, कि किस तरह से वो लेटर्स लिखते हैं और आपको पता चलता रहता है वो लेटर्स को रीड कर करके कि अब क्या हो रहा है, हीरो के साथ क्या हो रहा है, किस किस कैरेक्टर के साथ क्या क्या कुछ जो है वो होता जा रहा है। अगर हम सोशल रियलिज्म नॉवेल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, देखें जी वो सोशल से आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जो वो तमाम चीज़ें जब अब डिस्कस की जाएंगी तो हम उनको कहेंगे ये सोशल रियलिज्म है, यानी कि रियलिटी के साथ सोसाइटी को जब हम डिस्कस करेंगे। देखें जी सोशल और सोशियोलॉजिकल नॉवेल्स डील्स विद द नेचर, फंक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। नेचर, फंक्शन एंड इफ़ेक्ट्स, कि नेचर क्या है सोसाइटी के, फंक्शंस क्या होते हैं और इफ़ेक्ट कौन कौन से पड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। विच कैरेक्टर्स इनहेबिट, यानी कि कैरेक्टर्स जो उसके अंदर आपको दिखाए जा रहे हैं वो आपको ये दिखाएंगे कि हमारी सोसाइटी या जिस भी दौर की सोसाइटी आपको दिखाई जा रही है उस दौर की सोसाइटी की नेचर क्या थी, उसके फंक्शन कौन कौन से थे और उसका कौन कौन सा इफ़ेक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर या जो कैरेक्टर्स आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं नॉवेल्स के अंदर उनके ऊपर पड़ रहा है। ऑफन फॉर द पर्पज़ ऑफ इफेक्टिंग रिफॉर्म। अच्छा, ये जो नॉवेल्स होते हैं सोशल रियलिज्म नॉवेल्स होते हैं ये अक्सर जो लिखे जाते थे ये लिखे जाते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ रिफॉर्म। जब भी राइटर्स देखते थे कि उनकी सोसाइटी में कौन कौन से सोशल इश्यूज़ हैं, वो सोशल इश्यूज़ को जब हाईलाइट करते थे, उनको आप कह सकते हो कि लाइट में लेके आते थे, उनको पॉइंट आउट करते थे, तो वो इस तरह से नॉवल लिखा जाता था कि उस नॉवल को पढ़ के लोगों को पता चले कि उनकी सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनको रिफॉर्म किया जाए। जब भी रिफॉर्म के लिए नॉवेल्स लिखे जाते थे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके, तो उनको नाम दिया जाता था सोशल रियलिज्म नॉवेल्स। सोशल इश्यूज़ केम टू द फोरफ्रंट, वही बात है कि सोशल इश्यूज़, सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको सामने लाया जाता था, उनको हाईलाइट किया जाता था। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो अक्सर जो सोशल इश्यूज़ आपके सामने डिस्कस किए जाते थे वो आपको कंडीशन दिखाई जाती थी लेबरर्स की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, और जो उनका डिप्रेशन होता था या जो उनकी बाद में कंडीशन होती थी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कंडीशन हुई लेबरर्स की वो आपके सामने जब प्रेजेंट की जाती थी, तो उसको फिर आपको किस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए, ये किस तरह से उसको आपको ठीक करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो आ जाती हैं वो आती हैं सोशल रियलिज्म नॉवेल्स के अंदर। इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हैं डिकेंस का हार्ड टाइम है, गास्केल का बार्टन, जो ये नॉवेल्स हैं ये वो नॉवेल्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि इसके अंदर सोशल रियलिज्म दिखाई गई है आपको। इसके अंदर आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को फोर फ्रंट पे लाना है, हाईलाइट करना है और किस तरह इनको रिफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर हम डिस्कस करें तो वो है नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स। हिस्टोरिकल नॉवेल्स अब आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिस तरह मैंने आपको एलिगोरिकल नॉवेल्स बताए थे, तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपको दिखाया जाता है कि हम लोग दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं वो वाली एज जिसके बारे में, जिस तरह के अर्तगल दिखाया गया। अब ये हिस्टोरिकल है, एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, एक हिस्टोरिकल प्ले है। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ये किया गया है कि जो सेटिंग थी उस एज की, जिस एज में जो कैरेक्टर अर्तगल था वो था, जिस तरह की उस एज में इन्वायरमेंट थी, जिस तरह की उस एज की क्लोथिंग थी, जिस तरह की उस एज के लोगों के मॉरल्स थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई हैं।
अच्छा, इस तरह के जो नॉवेल्स होते हैं हिस्टोरिकल, उसके अंदर टू कल्चर्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा दो कल्चर्स को इन कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, ठीक है। फिक्शनल कैरेक्टर्स इंटरेक्ट विद द हिस्टोरिकल फिगर्स इन एक्चुअल इवेंट्स। अब होता क्या है, देखिए जी, तो हिस्ट्री में क्या क्या कुछ हुआ आपको कंप्लीट डिटेल नहीं मिल सकती। हिस्टोरिकल नॉवेल्स जब लिखे जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेन कैरेक्टर का आपको पता है, मेन इवेंट्स भी आपको पता है। फिर होता ये है कि फ़िक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं वो मेन इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए या मेन इवेंट्स तक बात लाने के लिए, और फिर दिखाया जाता है कि मेन इवेंट किस तरह से हुआ था, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने क्या क्या किया था। और फिक्शनल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आप कह सकते हो कि आप कह सकते हैं कि ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक किस्म की प्रोग्रेस करने को के लिए स्टोरी को उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम खुद ऐड करते हैं ताकि हमारी हमें जो हिस्ट्री पता है हम उस हिस्ट्री तक या उस इवेंट को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, वो तमाम इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म हो जाएं। तो जो मेन एग्जांपल है वो है सर वॉल्टर स्कॉट, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। द वेवरली नॉवेल्स जो हैं इनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। देन है नॉवल ऑफ मैनर्स। नॉवल ऑफ मैनर्स के नाम से ही आपको पता है कि इसके अंदर आपको सोशल बिहेवियर दिखाया जाएगा, मैनर्स दिखाए जाएंगे उस एज के जिस एज में ये नॉवल जो है वो लिखे गए थे। देखें जी, टू मेक फिक्शन आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर इज समथिंग समटाइम रिगार्डेड एज लेस वर्दी देन टू प्रोड्यूस नॉवल दैट एक्सकवेट द ह्यूमन माइंड एंड गेट्स द सोशल गेस्चर्स नोन एज मैनर्स। अब वही बात है कि अक्सर इस चीज़ को मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ को ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था कि नॉवल ऑफ मैनर्स या मैनर्स को जो हाईलाइट किया जाता है ये किस तरह से आपकी सोसाइटी में जो आप कह सकते हो कि गेस्चर्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप विक्टोरियन नॉवेल्स को अगर आप देखें या अगर आप दूसरे नॉवेल्स को देखें तो उस तरह से अक्सर नॉवेल्स में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से ड्रेसिंग होती थी। यानी कि जब आप नॉवल रीड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट नॉवल है जो आप लोगों ने रीड करना है वो जेन ऑस्टिन का है प्राइड एंड प्रेजुडिस। जब आप प्राइड एंड प्रेजुडिस रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से गर्ल्स को आप कह सकते हैं कि बताया जाता था कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह गर्ल्स को इस चीज़ का एहसास दिलाया कर जाता था कि वो इनहेरिट नहीं कर सकती प्रॉपर्टी को, वो इनहेरिट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, और उनका जो भी है लाइफ जो है वो तमाम की तमाम जो लाइफ है वो मैरिज के बाद स्टार्ट होगी। किस तरह मदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी जो डॉटर्स है उनके लिए फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करे, उनके लिए फ्यूचर के लिए देखे कि क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या चीज़ गलत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से गर्ल्स को खड़ा होना आना चाहिए, किस तरह से उन्हें खाना चाहिए, किस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए, या किस तरह से मेल जो है मेंबर्स उन्हें जो है वो किस तरह से अपनी जो है वो लाइफ को डील करना चाहिए, या किस तरह से उन्हें खड़ा होना आना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनर्स के अंदर आती हैं। सोशल बिहेवियर को जब पॉइंट आउट किया जाता है, ये हम जब सोशल बिहेवियर दिखाते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा मैनर्स दिखाते हैं। तो सोशल बिहेवियर को वो दिखाना हमेशा जो है वो लेस वर्दी माना जाता था या इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू कि जब ह्यूमन माइंड के बारे में बताया जा रहा हो या जब ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी एज़ कम्पेयर टू मैनर्स के। तो जो हमारा ऑथर है यहाँ पे एवलिन वॉग है, इनका जो नावल है हैंड्स फुल ऑफ डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल है और ये जो है आप लोग अगर चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मिस्ट्री नॉवेल्स। ये भी एक टाइप है नॉवेल्स की। मिस्ट्री नॉवेल्स के नाम से ही आपको पता चल गया है कि जब भी कोई ऐसा फॉर एग्जांपल कोई मर्डर हो गया और जब उस केस को सॉल्व किया जा रहा है तो जो जो उसके अंदर देखा जा रहा है किन किन लोगों को शक के दायरे में लाया जा रहा है, किस तरह से उसके अंदर से आप जो हैं वो एविडेंस निकालते हैं, किस तरह से देखते हैं कि उस टाइम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है यानी कि एक मर्डर को कि किलर को फाइंड करना भी एक मिस्ट्री है कि किसने ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी हो गई, कोई थेफ्ट हो गया, तो उसके जो है वो भी कल्प्रिट को भी उसके फाइंड करना जो है वो भी एक मिस्ट्री है। तो उसको सॉल्व करना और उसको सॉल्व करने के दौरान जो जो कुछ होता है, जो प्रोसेस है, जो जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है, जब उसको उस चीज़ को राइट किया जाता है तो उनको कहा जाता है मिस्ट्री नॉवेल्स। देखें जी, मिस्ट्री नॉवेल इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शन इन विच द डिटेक्टिव और अदर प्रोफेशनल सॉल्व अ क्राइम और सीरीज ऑफ क्राइम्स। यानी कि जब भी कोई क्राइम या कोई सीरीज ऑफ, कभी आपने सीरियल किलर का नाम सुना है जो कि एक ही स्टाइल में एक या एक तो नहीं मतलब 2, 3, 10, 12 फॉर वट एवर रीज़न जो है वो मर्डर्स करता है, मतलब एक ही स्टाइल में। फॉर एग्जांपल अगर वो आपके हार्ट में जो है वो नाइफ जो है वो
मतलब कि कोई किलर है जो कि किसी की भी, उसका स्टाइल ऑफ किलिंग ये है कि वो हार्ट में नाइफ़ जो है वो डालता है, यानी कि हार्ट में जो है वो नाइफ़ मारने के बाद वो जो है वो मर्डर करता है। तो वो एक मर्डर इस तरह से नहीं करता, क्योंकि हम उसको सीरियल किलर नहीं कहेंगे। जब हमारे पास 3, 7, 10, 12, 20, 15 मतलब इतनी अमाउंट हो जाएगी मर्डर्स की जो कि एक ही स्टाइल में मारे गए हैं, सबके हार्ट में नाइफ़ है, जब हमें बॉडी मिली है, तो हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि ये एक सीरियल किलर है और वो जो है वो तमाम मर्डर्स इसी स्टाइल में करता है। तो जब ये केसेस जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक डिटेक्टिव की ज़रूरत होती है अक्सर, या कोई पुलिस वाला हो या कोई डिटेक्टिव हो या कोई इस तरह का एजेंट हो जो कि ये काम करता हो, तो उसको दिया जाता है, वो ये सॉल्व करता है, वो जो है इस केस को सॉल्व करता है या वो कल्प्रिट तक पहुंचता है। तो उनको कहते हैं सीरीज़ ऑफ क्राइम्स, जो कि किया जाता है एक ही स्टाइल में, एक ही अंदाज में। जब आप एक क्राइम जो हो वो परफॉर्म कर रहे हो और उसको जब सॉल्व करने के लिए हम कोई काम करेंगे तो उसे हम कहेंगे सीरीज़ ऑफ क्राइम्स। It can also be appeared as a novel of short story. This genre is called as a detective novel. इस तरह के जो नॉवल्स होते हैं अक्सर वो शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में भी आते हैं। अगर आपने एक बहुत ही फेमस शेरलॉक होम्स की जो सीरीज़ है उसको अगर आपने रीड किया हो या उसको पढ़ा हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के क्राइम्स हैं जो कि वो डिटेक्टिव जो है उसको वो सॉल्व करता है, तो उसको कहते हैं मिस्ट्री या डिटेक्टिव नॉवल्स और मिस्ट्री नॉवल्स। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं या उस स्टाइल में जो राइटिंग होती है उसको हम कहते हैं मिस्ट्री नॉवल्स। हमारी जो एग्जाम्पल है वो हमारे ऑथर जो हैं वो हैं डैन ब्राउन्स। इनका जो नावल है वो है द विंसी कोड। ठीक है, द विंसी कोड ये हमारा नावल का नाम है। अच्छा, अब जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो कि हम लोग नावल्स से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है यूजेस ऑफ नावल्स। नावल्स को आप किस किस लिए, या फंक्शंस ऑफ नावल्स आप कह सकते हैं कि किस किस के लिए या किस किस वजह के तहत हम लोग नावल्स को यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ एंटरटेनमेंट। आपको पता है जब आपके पास कोई काम नहीं है एंड यू वांट टू डू समथिंग, और यू कैन से दैट वे यू वांट टू गेन सम नॉलेज, और यू वांट टू गेन सम फन, और यू वांट टू गेन सम एंटरटेनमेंट, और यू वांट टू सॉल्व सम मिस्ट्री, और वट एवर इट इज़। जब आप इस तरह के लिए रीडिंग करेंगे, इस तरह के मकसद के लिए, यानी कि आपकी मजबूरी नहीं है बट यू आर डूइंग इट फॉर फन और टू पास टाइम, दैट इज़ एंटरटेनमेंट। तो जब आप इस तरह के मकसद के लिए रीड करते हैं नॉवेल्स को, तो हम कहते हैं कि रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, जब आप हिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ते हो, जब आप विक्टोरियन नॉवेल्स पढ़ते हो, जब आप कह सकते हो रोमांस नॉवेल्स पढ़ते हो, तो जिस एज का नॉवल आप पढ़ रहे हो उसी एज की इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो। मीन्स कि आप जो कुछ लिखा गया है उसको इंटरप्रेट करते हो कि ये ऐसे था, किस लिए था, किस तरह से हुआ। तो दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। नॉवेल्स जो होते हैं वो अगर रियल सोशल रियलिज्म नॉवेल्स हैं, या अगर आप कह सकते हो कि फिक्टिशियस नहीं हैं अगर वो नॉवेल्स, तो वो नॉवेल्स जो होते हैं जो सोशल रियलिटी को आपके सामने लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस एज की, वो अपनी एज की अक्कासी करते हैं, अपनी एज इंटरप्रेट करते हैं आप लोगों के सामने। यानी कि जब एक एज में, जिस एज में वो नॉवल लिखा गया है, वो एज आपको दिखाई जाती है, या जिस एज में वो नॉवल लिखा गया है आपको उस एज के बारे में पता चलता है, तो उन नॉवेल्स को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। वो अपने ज़माने की, अपनी आप कह सकते हो सोसाइटी की आपके सामने इंटरप्रिटेशन करते हैं। एजेंट ऑफ चेंज इन लैंग्वेज एंड थॉट, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना बेटा, तो उससे आपको क्या पता चलता है, आपकी लैंग्वेज गेन होती है। आपको वर्ड्स, काफ़ी से बहुत से वर्ड्स ऐसे जो आपने कभी नहीं सुने हुए, वो आपके पास आते हैं, आपके माइंड में जाते हैं, आपके माइंड में सेव हो जाते हैं, और अगर आप उन वर्ड्स का मीनिंग देखें तो बल्कि वो आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और फिर आप क्या करते हो, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो क्या आ जाता है, ये चेंज इन लैंग्वेज, आपके पास लैंग्वेज आ जाती है, आपकी जो लैंग्वेज थी उसमें इजाफा हो जाता है। और क्या होता है, जब आप पुराने नॉवेल्स पढ़ें और अब आप मॉडर्न नॉवेल्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। थॉट में इसलिए चेंज आती है कि जब आप एक नई चीज़ पढ़ते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, तो आपको पता चलता है कि ये ऐसे भी हो सकता था, ये पहले ज़माने में ऐसे होता था, अब तो ऐसे होता है। दैट इज़ चेंज इन थॉट। आप उसके बारे में सोचते हो तो आपके पास नई सोच आती है, आप देखते हो कि ऐसे भी हो सकता है, अगर हम इस तरह से करें तो हम इस जो एक क्लैमिटी है इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इट्स एज, वही बात है कि जिस एज में वो नॉवल लिखा गया है, या कोई भी राइटिंग जिस एज की होती है, वो उसी एज का एक्सप्रेशन होती है, उसी एज को वो रिप्रेजेंट करती है, वो बताती है कि इस एज में क्या क्या कुछ होता था, कैसे होता था। क्रिएटर ऑफ लाइफ स्टाइल,
ये एक लाइफस्टाइल, देखें जो भी नॉवलिस्ट होता है वो क्रिएटर होता है लाइफस्टाइल का, वो एक लाइफस्टाइल क्रिएट करता है, वो कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताता है। जब आप कोई नॉवल पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि डिफरेंट स्टेटसेस हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, और वो किस तरह के जो है वो लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। अब जो काम आपने करना है, जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ या एक एज एन असाइनमेंट दे रही हूँ, वो ये है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले, यानी कि नेक्स्ट मंडे से पहले पहले आप लोगों ने जेन ऑस्टन के एटलीस्ट 10 चैप्टर्स जो हैं वो रीड करने हैं, और मुझे आप लोगों ने मैसेज में स्टोरी कन्वे करके बतानी है कि आपने उन 10 चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ रीड की है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगी। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाना है। जब आप खुद ही थोड़ा सा रीड कर चुके होंगे तो आपको, जब मैं कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर्स किस तरह से है और आपने उसको किस तरह से रीड करना है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.